Hello students, today we are going to discuss about the numericals based on Coulomb's law in vector form, principle of superposition. तो न्यूमेरिकल्स बताने से पहले कल जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था कूलम्स लॉ और ग्रेविटेशनल लॉ, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ, इन दोनों में क्या सिमिलरिटीज़ है और क्या डिफरेंस है, पहले वो क्वेश्चन देख लेते हैं क्योंकि एनसीईआरटी पे भी ये क्वेश्चंस हैं और सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम्स में भी सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस बिटवीन कूलम्स लॉ एंड न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ पूछा जाता है। तो डिस्कस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज कूलम्स लॉ, हम एफ ई से शो कर रहे हैं और फोर्स जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं उसको हम एफ जी से शो करते हैं। तो एज वी नो दैट एफ ई इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 divided by R square and Fg is equals to G M1 M2 divided by R square। इसके सिमिलरिटीज देखते हैं। सिमिलरिटीज क्या है? सिमिलरिटीज इन दोनों में दो सिमिलरिटीज मेन है। फर्स्ट इज, पहला सिमिलरिटी ये है कि दोनों जो हैं वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं? इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। इट मीन्स एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। देखिए यहाँ पर एफ जो है वो आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और यहाँ पर भी 1/r स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरी सिमिलरिटी क्या है? तो दूसरी सिमिलरिटी है कि दोनों फोर्स एक्ट करते हैं एट अलोंग द सेंटर्स। दोनों के दोनों बॉडी है, चाहे चार्जेस हों या फिर मासेस हों, दोनों के सेंटर के बीच, सेंटर के अलोंग दोनों फोर्स एक्ट करते हैं। सच दैट अगर हम क्यू की बात करें, ये दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, तो Q1 और Q2 के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा वो इनको जोड़ने वाले सेंटर्स के अलोंग ही वर्क करेगा। सिमिलरिटी अगर देखें तो M1 M2 और इन पर जो फोर्स लगने वाला फोर्स होगा वो भी किस पर डिपेंड करेगा? सेंटर्स को जोड़ने वाली लाइन पर डिपेंड करता है। अगर हम इनके डिफरेंसेस की बात करें तो इसमें दो डिफरेंस है। पहला डिफरेंस सब जानते भी हो आप लोग। पहला डिफरेंस ये है कि जो एफ ई होता है, एफ ई इज एट्रैक्टिव और रिपल्सिव। मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो एट्रैक्टिव भी हो सकता है और वो रिपल्सिव भी हो सकता है। बट अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या होता है? एट्रैक्टिव होता है। ऑलवेज एट्रैक्टिव इन नेचर, नेचर में हमेशा एट्रैक्टिव होगा। तो ये दो सिमिलरिटीज हो गई। एक सिमिलरिटीज और है। पहली सिमिलरिटी क्या है? सॉरी, डिससिमिलरिटीज है दूसरा। और तीसरी डिससिमिलरिटी ये है कि एफ ई जो है वो डिपेंड करता है मीडियम पर, डिपेंड्स ऑन मीडियम, जबकि एफ जी मीडियम पर डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, मीडियम से इंडिपेंडेंट होता है। आप देखिए कल हम लोगों ने पढ़ा था F इज इक्वल्स टू के M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। ये जो K है, ये K एक कांस्टेंट तो है बट ये ग्रेविटेशनल ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। मींस ये मीडियम टू मीडियम चेंज हो सकता है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर K की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। बट अगर हम न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ की बात करें तो इसमें जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G आता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो G है, ये मीडियम पर डिपेंड नहीं करता, ये यूनिवर्सल है। पूरे यूनिवर्स में आप कहीं पर भी चले जाइए, इस G की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। बट इस K की वैल्यू एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर चेंज होती है, जिसको हम डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, जिसके बारे में मैंने कहा था कि मैं नेक्स्ट कुछ वीडियोस आगे चल करके इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। तो ये है बच्चों एफ ई और एफ जी के बीच की सिमिलरिटीज और इनमें डिफरेंसेस जो सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि फाइंड द रेशियो बिटवीन एफ ई एंड एफ जी। एफ ई और एफ जी के बीच का रेशियो आपको बताना है फॉर सेम डिस्टेंस, फॉर टू इलेक्ट्रॉन्स, फॉर टू इलेक्ट्रॉन्स, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं
और दोनों के बीच की डिस्टेंस r है, मीन्स मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन ये है हमारा पहला इलेक्ट्रॉन और ये है हमारा दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस r है। अब हमें इसमें Fe निकालना है, मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है, और Fg निकालना है, मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है, और इन दोनों के बीच में कंपेयर करके देखना है, रेशियो फाइंड करना है, देखते हैं क्या आता है रेशियो। तो हम जानते हैं Fe इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, और Fg क्या होता है, G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब अगर हम देखें तो Q1 की वैल्यू क्या होगी, Q1 का मतलब चार्ज ऑन दिस इलेक्ट्रॉन एंड Q2 का मतलब चार्ज ऑन दिस इलेक्ट्रॉन। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, तो Q1 और Q2 दोनों की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन ले रखा है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का नेगेटिव चार्ज होगा। नेक्स्ट m1 m2 क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन का मास क्या होगा, m1 m2 इलेक्ट्रॉन के मासेस होते हैं 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ये इलेक्ट्रॉन का मास हो गया। अगर हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कल मैंने बताई थी 9 इंटू 10⁹, और g की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11, ये हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। अगर आप यहाँ पर देखें तो सबसे बड़ा डिफरेंस आपको इसी दोनों चीजों में दिख जाएगा। यहाँ पर g की वैल्यू 10⁻11 में है, और यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो है वो 10⁹ की वैल्यू है। अगर ऑर्डर देखें तो 10⁻11 और 10⁹ इसमें भी काफी डिफरेंस आपको दिख जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से काफी स्ट्रॉन्गर होती है। इसका रीजन ये है। तो इसमें हम रेशियो फाइंड करना था हमें, तो Fe डिवाइडेड बाय Fg रेशियो फाइंड करने के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अगर इसको कैंसिल कर दें और वैल्यू पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, Q1 Q2 की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि Q1 और Q2 सेम वैल्यू है, डिवाइडेड बाय 6.67 इंटू 10⁻11 एंड इसकी वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻31 का होल स्क्वायर। अगर हम सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज को छोड़ करके केवल ऑर्डर पर ध्यान दें, तो ऑर्डर पर ध्यान देने पर हमें ये मिलेगा कि यहाँ पर 9 इंटू 1.6 का होल स्क्वायर लिख देते हैं, 10⁹ इंटू 10⁻38 डिवाइडेड बाय 6.67 इंटू 9.12 का होल स्क्वायर इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻62। अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो 10⁻, अगर हम केवल न्यूमेरिकल वैल्यूज ना लेकर के केवल ऑर्डर लेते हैं, तो ऑर्डर लेने पर क्या मिलेगा हमें, 10⁻⁻29 इंटू 10⁻⁻73। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप पाएंगे कि 10⁻42 अप्रॉक्सीमेटली। इट मीन्स अगर हम देखें तो Fe इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10⁻42 Fg। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन इज 10⁻42 टाइम्स stronger than the gravitational force between two electrons। अब आपका होमवर्क ये है कि आपको Fe और Fg का रेशियो फाइंड करना है बिटवीन टू प्रोटॉन्स, मीन्स दो प्रोटॉन्स ले लीजिए और उन दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का रेशियो फाइंड करिए बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच में Fe और Fg का रेशियो हमें फाइंड करना है। इट्स योर होमवर्क। चलिए, कल हम लोगों ने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा था। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर हमने ये देखा कि Q इज इक्वल्स टू ऑलवेज मल्टीपल ऑफ इंटीजर, और Q इज इक्वल्स टू NE, ये फॉर्मूला भी हम लोगों ने पढ़ा था। इसी के बेसिस पर एक क्वेश्चन है हमारे पास। पहला क्वेश्चन ये है कि कैन अ चार्ज of positive 8 into 10⁻⁻⁴
प्लस 18 कूलाम बी गिवन टू अ बॉडी। मतलब कि किसी बॉडी को क्या 8 × 10⁻18 कूलाम चार्ज दिया जा सकता है, और दिया जा सकता है तो वो चार्ज होगा कितना, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने पड़ेंगे, क्योंकि हम जानते हैं चार्जेस तभी आते हैं जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। मींस एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन में एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाए, इलेक्ट्रॉन की या तो बढ़ जाएगा या फिर इलेक्ट्रॉन घट जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब है कि हमें इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। इसका मतलब है क्या वो इलेक्ट्रॉन क्या कभी किसी भी सब्सटेंस पर इतना चार्ज आ सकता है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। क्यू दिया हुआ है 8 × 10⁻18 कूलम। ई हम जानते हैं 1.6 × 10⁻−19 कूलम होता है। हमें फाइंड करना है एन। चलिए देखते हैं। 8 × 10⁻18 is equals to n 1.6 × 10⁻−19. n is equals to 8 × 10⁻18 divided by 1.6 × 10⁻−18. इसको हम लिख सकते हैं 80 × 10⁻17 divided by 1.6 × 16 × 10⁻−19. कैंसिल कर सकते हैं तो 5 × 10⁻, अगर यहाँ पर माइनस ले लीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा, माइनस ले लेते हैं तो ये 19 हो जाएगा, ये कैंसिल, इट मीन्स 5। एन की वैल्यू आ गई 5। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी भी इलेक्ट्रॉन से किसी भी पार्टिकल से अगर हम 5 इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो उस ऑब्जेक्ट में, उस सब्सटेंस में 8 × 10⁻−18 का कूलाम चार्ज स्टोर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ये एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, उसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एग्जाम्पलर में दिया हुआ है, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। एक कप ऑफ वाटर में कितना पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज हो सकता है। और ये बोर्ड एग्जाम में आया भी हुआ है क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसको सॉल्व करने के लिए कहा। देखते हैं। एक कप ऑफ वाटर में पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक कप ऑफ वाटर में कितना पानी होता है, क्योंकि एक कप में कितना पानी होगा ये हमें पता होना चाहिए। इसको हम सपोज कर सकते हैं, कर लेते हैं सपोज, लेट देयर इज 180 ग्राम ऑफ वाटर इन अ कप। अब आप कहोगे कि एनसीईआरटी बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें तो 250 ग्राम लिखा हुआ है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को मैंने इजी बनाने के लिए, समझाने के लिए, कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए 250 ग्राम की जगह पर मैंने 180 ग्राम ले रखा है। आप भी 180 ग्राम या 250 ग्राम पर भी रख करके सॉल्व कर सकते हैं, पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा, इस वजह से मैंने 180 ग्राम लिया हुआ है। तो H2O, क्योंकि वाटर है, वाटर में H2O होगा। हम सबसे पहले क्या फाइंड करना चाहेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इन 180 ग्राम ऑफ वाटर। मीन्स 180 ग्राम वाटर में, यानी एक कप ऑफ वाटर में कितने मोल्स होंगे। तो मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। तो मास कितना हो गया, दिया हुआ है 180 ग्राम, मोलर मास कितना है 18, क्योंकि वाटर का 18 होता है। आप निकाल सकते हैं H2O का मोलर मास। तो यहाँ से हमें मिला कितना, 10 मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स इज 10। एज वी नो दैट देयर इज 6.023 × 10⁻23 molecules in 1 मोल। हम जानते हैं 1 मोल में 6.023 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं, और हमारे पास मोल्स कितने हैं, 180 ग्राम ऑफ वाटर में कितने मोल्स हैं, 10 मोल्स हैं। तो हम देयरफॉर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 180 ग्राम ऑफ वाटर, तो 180 ग्राम ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 10 × 6.023 × 10⁻23, इट मीन्स 6.023 × 10⁻23
4 इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर हम देखें एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं और कितने प्रोटॉन हैं, तो चलिए देखते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन और कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो हाइड्रोजन है H2O, हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और हाइड्रोजन के एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, 2 एटम में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और यहाँ पर ऑक्सीजन का एक एटम है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इट मीन्स एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के H2O के एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन पाए जाएंगे। तो हमारे पास मॉलिक्यूल्स कितने हैं, इतने मॉलिक्यूल्स 6.023 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन 180 ग्राम ऑफ वाटर, भाई ये मॉलिक्यूल्स 180 ग्राम ऑफ वाटर में तो है, तो 180 ग्राम ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स कितने इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन हो जाएंगे, 10 इंटू 6.023 इंटू 10⁻24, या फिर आप लिख सकते हैं 6.023 इंटू 10⁻25। इतने इलेक्ट्रॉन होंगे या फिर और प्रोटॉन होंगे 180 ग्राम ऑफ वाटर में। अब हम जानते हैं कि अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन पता हो तो हम आसानी से चार्ज निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला Q इज इक्वल्स टू Ne। अगर हम इस फॉर्मूले का यूज करके निकालना चाहें तो हम एक कप ऑफ वाटर में कितने चार्जेस होंगे वो फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि प्रोटॉन होंगे तो वो पॉजिटिव चार्ज होंगे और इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो नेगेटिव चार्ज होंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन इसका। तो Q इज इक्वल्स टू Ne, n की वैल्यू 6.023 इंटू 10⁻25 और E की वैल्यू तो आपको पता ही है 1.6 इंटू 10⁻−19। अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो हम पाते हैं 9.64 इंटू 10⁻6 कूलम। ये हमारी वैल्यू मिल जाएगी। इतना पॉजिटिव चार्ज भी होगा और इतना ही नेगेटिव चार्ज भी होगा एक कप ऑफ वाटर में। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। किस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उस पर डिस्कस करते हैं। तो पहला टाइप होता है पॉलीगन टाइप क्वेश्चंस। पॉलीगन टाइप क्वेश्चंस, पॉलीगन टाइप क्वेश्चंस में कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। आपको सिमेट्रिकल डायग्राम बना रहेगा, मान लीजिए ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है या फिर स्क्वायर है, स्क्वायर के फॉर्म में क्वेश्चंस दिए रहेंगे आपको। उसमें सारे कॉर्नर्स पर चार्जेस रखे होंगे, किसी एक चार्ज पर आपको फोर्स निकालना होगा। तो चलिए देखते हैं। पहला टाइप आप देख लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट टाइप का पॉलीगन टाइप का। मान लीजिए एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये ए है, ये बी है और ये सी है। इस पर चार्ज क्यों रखा हुआ है, यहाँ पर चार्ज क्यों रखा है, यहाँ पर भी चार्ज क्यों रखा है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फाइंड द नेट फोर्स, फाइंड नेट फोर्स एट सी या ए या बी, किसी भी पॉइंट पर पूछा जा सकता है। तो किसी भी वर्टेक्स पर लगने वाला जो नेट फोर्स होगा इसके अकॉर्डिंग वो आपको फाइंड करना होगा। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन ये बनता है। चलिए देखते हैं थोड़ा सा सॉल्व करके। तो इस पॉइंट सी पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अगर याद हो आपको, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पर यह बताया गया था कि किसी एक चार्ज पर लगने वाला नेट फोर्स, किसी एक चार्ज पर लगने वाला नेट फोर्स, इसका मतलब है कि सी पर लगने वाला नेट फोर्स इक्वल होगा बाकी सारी चार्जेस के कारण से लगने वाले फोर्सेस के वेक्टर सम के इक्वल होता है। इसका मतलब है कि इसके कारण से इस पर लगने वाला फोर्स मींस एफ सी ए, सी पर लगने वाला फोर्स ए के कारण से, प्लस फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, इन दोनों फोर्सेस के सम के इक्वल होगा। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहें और डायरेक्शन फाइंड करना चाहें, डायरेक्शन मैंने बताया अलोंग द सेंटर वर्क करता है। तो ए पर लगने वाला जो फोर्स होगा मतलब एफ सी ए की डायरेक्शन ये होगी और एफ बी सी बी की डायरेक्शन ये होगी। अब क्योंकि ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर साइड्स ए हैं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी एंगल्स कितने होते हैं 60 डिग्री। तो ये भी एंगल 60 डिग्री का हो जाएगा।
तो अगर हम इन दोनों का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लें तो बाय यूजिंग वेक्टर फॉर्मूला वी कैन सॉल्व या वी कैन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स C, फोर्स एक्टिंग ऑन C। तो पहले चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि FCB और FCA कैसे आएगा। तो FCB या FCA पहले फाइंड करते हैं, 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। इट मीन्स 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय A स्क्वायर, क्योंकि साइड यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस A है, यहाँ पर चार्ज Q है और यहाँ पर भी चार्ज Q है। तो 1/4πε0 Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम FCB फाइंड कर लें तो 1/4πε0, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी चार्ज Q है, यहाँ पर भी चार्ज Q है, यहाँ पर भी चार्ज Q है और डिस्टेंस भी A है, इसका मतलब है कि Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। अब इन दोनों के बीच इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो बाय यूजिंग वेक्टर वी नो दैट रिजल्टेंट कैसे फाइंड होता है, अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम आसानी से इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हम इसको f मान लें, सिंपली f मान लेते हैं एक नया वेरिएबल, तो f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर cos 60 एंड वी नो दैट द वैल्यू ऑफ cos 60 इज 1/2। तो यहाँ पर ये आ जाएगा फॉर्मूला आपका f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर। इट मीन्स अंडर रूट 4f स्क्वायर, इट मीन्स 2f। f की वैल्यू क्या है आप आसानी से निकाल सकते हैं, 1/4πε0 2q स्क्वायर डिवाइडेड बाय A स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। ये नेट फोर्स होगा किस पॉइंट पर, C चार्ज पर लगने वाला जो फोर्स है, नेट फोर्स है वो। तो हम इस तरह से और भी सारे क्वेश्चंस, पॉलीगन पे बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, मैं कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ आपको डायग्राम बना करके, आप उसको सॉल्व करिएगा, नहीं आएगा तो उसका हमें पूछिएगा, कमेंट करके भी पूछ सकते हैं आप लोग। सेकेंड टाइप देखिए, ये होमवर्क है, होमवर्क ट्रायंगल ABC, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर पॉजिटिव। फाइंड, और ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल ही है, फाइंड F नेट एट A। पॉइंट A पर जो नेट फोर्स होगा B के कारण से और C के कारण से, इसको आपको सॉल्व करके बताना है, ये आपका होमवर्क है। पॉलीगन टाइप में सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल नहीं स्क्वायर है, मान लीजिए स्क्वायर है जिसकी साइड A है, 4 वर्टेक्स हैं A B C और D। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज प्लस यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज। आपको पॉइंट C पर फाइंड F नेट एट C, पॉइंट C पर नेट फोर्स फाइंड करना है। तो देखा जाए तो इस C पर तीन वजह से, तीन कारण से फोर्स लगा होगा। पहला तो B फोर्स लगाएगा, D फोर्स लगाएगा और एक फोर्स A लगाएगा जिसकी डायरेक्शन ये होगी। तो अगर हम इसका FBD बना लें, क्लास 11th में हमने FBD पढ़ाना सीखा था, अगर हम FBD देखें तो इस पॉइंट C पर तीन फोर्सेस वर्क कर रहे हैं। पहला फोर्स तो ये है FCA, A के कारण से C पर लग रहा है, ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, हम ऐसे बना सकते हैं इसको, इस डायरेक्शन। तो ये है हमारा FCB और इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, इसके कारण से इस डायरेक्शन में और इसके कारण से इस डायरेक्शन में और इसके कारण से इस डायरेक्शन में। तो ये हो जाएगा FCB CD। तो देखिए FCD है, FCB है और FCA, इस पर तीन फोर्सेस लग रहे हैं। तो पॉइंट C पर यानी C वर्टेक्स पर जो नेट फोर्स होगा वो होगा FCA प्लस FCB प्लस FCD के सम के इक्वल होगा बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अगर हम FCA की वैल्यू निकाल लें, FCB की वैल्यू निकाल लें, FCD की वैल्यू निकाल करके सबको ऐड कर दें, तो
सी पर लगने वाला जो नेट फोर्स होगा वो फाइंड हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि एफ सी ए सबसे पहले कैसे फाइंड होगा। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पहले हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो देखिए ये कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है आपको, क्योंकि ये स्क्वायर है और ये साइड इक्वल है, तो ये जो साइड होगी आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके इस साइड को फाइंड कर सकते हैं, और ये साइड आएगी a√2। मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। a√2 इसकी वैल्यू आएगी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब डिस्टेंस पता चल गया, तो एफ सी हम फाइंड आसानी से कर सकते हैं। 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन a√2 का होल स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इसका यूज किया। यहाँ से यहाँ तक क्यू स्क्वायर कैसे है, यहाँ पर भी क्यू है, यहाँ पर भी क्यू है, तो Q1 और Q2 की वैल्यू अगर सेम है तो मल्टीप्लाई करने पर क्यू स्क्वायर मिल जाएगा। अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाय 2a स्क्वायर, ये एफ सी ए की वैल्यू आ जाएगी। अब एफ सी बी निकाल सकते हैं। एफ सी बी कैसे निकलेगा, 1/4πε0 क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, और एफ सी डी 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब देखिए एफ सी बी और एफ सी डी दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, दोनों की मैग्नीट्यूड्स इक्वल हैं। क्लास 11th में हमने पढ़ा था कि अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल है, सेम है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर सेम है, तो जो रिजल्टेंट होगा वो कितना एंगल क्रिएट करेगा, 45 डिग्री का एंगल क्रिएट करेगा। तो पहले एफ सी डी और एफ सी बी का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। तो एफ सी बी और एफ सी डी के रिजल्टेंट को हम F2 से डिनोट कर देते हैं। इसका रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, इसका रिजल्टेंट आएगा एफ सी बी स्क्वायर प्लस एफ सी डी स्क्वायर प्लस एफ सी बी इंटू एफ सी डी कॉस 45। क्योंकि 45 यहाँ पर क्यों लगेगा, क्योंकि एंगल कितना है यहाँ पर 45 डिग्री एंगल, सॉरी कॉस 90 आएगा, कॉस 90, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल लेते हैं, दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल, उनका रिजल्टेंट जो होगा वो 45 डिग्री का एंगल पर आएगा, मतलब इसी के अलोंग हो जाएगा, इसी के अलोंग F2 जो होगा वो इसी के अलोंग हो जाएगा। तो अगर इन उनको सॉल्व करके वैल्यू फाइंड किया जाए तो ये तो cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ पर ये बचेगा मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड 2a स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम है। ये देखिए यहाँ पर 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस तरह से 2 टाइम्स है, तो 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर √2। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इसका मतलब है जो रिजल्टेंट फोर्स होगा एट सी इज इक्वल्स टू 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर √2 प्लस 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। अगर यहाँ से कॉमन ले लें तो 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, √2 प्लस 1/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन में देखिए ये स्क्वायर दिया हुआ है ए और ए साइड का, सभी कॉर्नर्स पर चार्जेस हैं प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, और इसके सेंटर पर भी चार्ज लिखा है प्लस कैपिटल क्यू लिख दिया मैंने अलग चार्ज शो करने के लिए। हमको फाइंड करना है, फाइंड एफ नेट एट क्यू पर एफ नेट फाइंड करना है। तो देखिए ये है सिमेट्रिकल डायग्राम। जब भी आपको सिमेट्रिकल कोई डायग्राम मिल जाए, सिमेट्रिकल डायग्राम कहने का मतलब है कि सभी कॉर्नर्स पर चार्जेस इक्वल हों। सभी कॉर्नर्स पर अगर चार्जेस इक्वल है, वो या तो रेक्टेंगल है या फिर स्क्वायर है या फिर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो सेंटर पर लगने वाला जो नेट फोर्स होता है वो हमेशा 0 होता है। जैसे अगर आप कोई ट्रायंगल ले लेते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल के इस कॉर्नर पर प्लस क्यू लिखा है, इस कॉर्नर पर प्लस क्यू लिखा है और इस कॉर्नर पर भी प्लस क्यू लिखा है, तो इसके सेंटर पर जो नेट फोर्स लगेगा वो 0 होगा। नेट फोर्स एट सेंटर इज ऑलवेज 0 इफ द पॉलीगन इज सिमेट्रिक।
सिमेट्रिक का मतलब है कि सभी चार्जेस, सभी कॉर्नर्स पर जो चार्जेस होने चाहिए वो सेम होने चाहिए। अगर सभी कॉर्नर्स पर चार्जेस सेम नहीं है तो फिर ये इक्वल नहीं होगा, मीन्स ये जीरो नहीं होगा। जैसा एक क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, अगर आप इसको सॉल्व करिएगा देखिएगा इसमें नेट फोर्स जीरो नहीं आएगा। एक स्क्वायर है जिसकी साइड ए है और इसके कॉर्नर्स पर प्लस क्यू, माइनस क्यू, प्लस क्यू और प्लस क्यू रखा हुआ है, और इस पॉइंट पर सेंटर पर आपको प्लस कैपिटल क्यू पर फाइंड करना है। फाइंड एफ नेट एट क्यू, क्यू पर आपको नेट फोर्स फाइंड करना है। ये आपको होमवर्क है, इसको सॉल्व करिएगा। ये कैसे जीरो होता है इसको मैं समझाता हूँ। देखिए इसके इस चार्ज के कारण से इस चार्ज पर एक फोर्स लगेगा जिसकी डायरेक्शन ये होगी, हम इसको F1 मान लेते हैं। ये चार्ज इस चार्ज पर एक फोर्स लगाएगा जिसकी डायरेक्शन F2 होगी। अब क्योंकि दोनों डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है और दोनों एक दूसरे से, देखिए चार्जेस दोनों सेम है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड सेम होगा। मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है, इट मीन्स कि F1 और F2 एक दूसरे को कैंसिल करके जीरो ले देंगे। सेम इसी तरह से आप देखिए इस चार्ज के कारण से इस पर एक फोर्स इस डायरेक्शन में F3 मान लिया जाए और इसके कारण से इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा F4। यहाँ पर भी आप देखिए कि इसका मैग्नीट्यूड और इसका भी मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण से ये दोनों फोर्स भी आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, जिस वजह से जो क्यू पर नेट फोर्स होगा वो जीरो होगा। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स आज का नेक्स्ट टॉपिक है, जो सेकेंड टाइप से क्वेश्चन बनता है इसमें, वो है थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम। मतलब अगर यहाँ पर दो चार्ज है, पहला चार्ज Q है, दूसरा चार्ज हमने मान लिया 4Q, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन पर कोई तीसरा चार्ज इस तरीके से रख दिया जाए कि तीसरा चार्ज इक्विलिब्रियम में हो, तीसरा चार्ज इक्विलिब्रियम में हो, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि तीसरे चार्ज को कहां पर रख दिया जाए, किस पोजीशन पर रख दिया जाए, मींस Q से कितनी डिस्टेंस पर रख दिया जाए कि वो इक्विलिब्रियम पर हो जाए, वो मोशन ना करे। तो इक्विलिब्रियम तब होगा जब इसके कारण से लगने वाला इस चार्ज पर, थर्ड चार्ज पर, इस चार्ज के कारण से लगने वाला फोर्स और इस चार्ज के कारण से इस चार्ज पर लगने वाला फोर्स दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल हो बट डायरेक्शन में अपोजिट हो, तभी वो चार्ज, थर्ड चार्ज जो है वो इक्विलिब्रियम में रह पाएगा। अगर एक साइड का भी चार्ज ज्यादा हो गया तो वो चार्ज, थर्ड चार्ज उस चार्ज की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो दोनों चार्ज ये इक्विलिब्रियम में होने के लिए इसकी वजह से इस पर लगने वाला फोर्स और इसकी वजह से इस पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए बट मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। अगर डायरेक्शन अपोजिट होगी और मैग्नीट्यूड सेम होगा तो वो चार्ज पार्टिकल्स कहीं भी मूव नहीं करेगा, इक्विलिब्रियम होगा। जैसे अगर ये मार्कर है, इस मार्कर को हम इस साइड से भी खींचे और इस साइड से भी खींचे और दोनों साइड पर लगने वाला फोर्स इक्वल हो, मीन्स हमने इक्वल फोर्स लगाए बट डायरेक्शन अपोजिट कर दी, तो इस मार्कर को तो मूव नहीं किया जा सकता। बट अगर हम दोनों की डायरेक्शन को सेम कर दें तो एक ही डायरेक्शन में चला जाएगा मार्कर, या फिर दोनों के डायरेक्शन हम अपोजिट करें बट इसका मैग्नीट्यूड सेम ना रखें, इसने ज्यादा तेजी से फोर्स लगा दिया तो ये चला गया इस साइड, या फिर इस साइड जा सकता है अगर इस साइड का फोर्स ज्यादा हो जाए। इसीलिए इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि दोनों साइड पर फोर्स इक्वल लगेगा, मींस इस डायरेक्शन में फोर्स F लगे और इस डायरेक्शन में भी फोर्स F लगे, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो यही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे और चेक करेंगे कि ये कितनी डिस्टेंस पर ये फोर्स, ये थर्ड पार्टिकल रखा जाए जिससे ये इक्विलिब्रियम में हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि पहला चार्ज Q है, दूसरा चार्ज प्लस Q है और दूसरा चार्ज प्लस 4Q है और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 16 सेंटीमीटर है। तो पूछा ये गया कि प्लस Q से थर्ड चार्ज कितनी डिस्टेंस पर रखा जाए, थर्ड चार्ज Q कितनी डिस्टेंस पर रखा जाए कि वो इक्विलिब्रियम में। तो हमने मान लिया कि वो x डिस्टेंस पर रखा जाएगा। अगर ये डिस्टेंस x है तो ये डिस्टेंस हो जाएगी 16 माइनस x, सेंटीमीटर। हम सेंटीमीटर में सॉल्व कर रहे हैं तो सेंटीमीटर लेते हैं।
x 16 माइनस x सेंटीमीटर से ये डिस्टेंस बचेगी। क्लियर है इतना? अच्छा देखिए हमने बीच में क्यों लिया ये पॉइंट, हमने बीच में क्यों लिया, तो चलिए देखते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं कि प्लस बीच में ही क्यों लिया गया। अगर प्लस चार्ज ये है, प्लस चार्ज ये है, अगर हम तीसरा चार्ज रखते हैं वो यहाँ पर रखा गया, तो तीसरा चार्ज अगर हम पॉजिटिव ले लेते हैं, तीसरा चार्ज है वो अगर पॉजिटिव है तो ये चार्ज इस चार्ज को रिपल करेगा इस डायरेक्शन में, ये चार्ज इस चार्ज को रिपल करेगा इस डायरेक्शन में, दोनों अपोजिट है, फोर्सेस अपोजिट होनी भी चाहिए। लेकिन चलिए अगर हम इसके बीच में ना रख करके इसको बाहर रख देते हैं, चार्ज को बाहर रख देते हैं, तीसरे चार्ज को अगर बाहर रख कर चेक करते हैं क्या होगा, तो ये पार्टिकल इसको रिपल करेगा इस डायरेक्शन में क्योंकि पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिव था तो ये भी रिपल करेगा, ये पॉजिटिव भी इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपल ही करेगा, मतलब इस डायरेक्शन का फोर्स, दोनों फोर्स जो है एक ही डायरेक्शन में है। तो क्या ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन को फॉलो करता है? नहीं। यानी इक्विलिब्रियम की कंडीशन फॉलो करने के लिए डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन को अपोजिट होना चाहिए, और ये तभी हो सकता है जब दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बीच में थर्ड पार्टिकल रखा जाएगा। अगर दोनों नेगेटिव हो तब भी बीच में ही रखा जाएगा, लेकिन अगर एक चार्ज पॉजिटिव है दूसरा चार्ज नेगेटिव है तो तीसरा चार्ज बीच में रखने पर इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं मिलेगी। क्यों, देखते हैं। मान लीजिए तीसरा पार्टिकल पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज है, और इसको हमने इन दोनों के बीच में रख दिया, दोनों पार्टिकल्स के बीच में रख दिया, तो ये पार्टिकल इसको क्या करेगा, रिपल करेगा, और ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव हमने माना है, तो नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई, और अगर दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाएगी तो फिर इक्विलिब्रियम की कंडीशन फॉलो नहीं होगी। लेकिन अगर इस चार्ज को हम बाहर रखते हैं तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपल करेगा और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, जिस वजह से दोनों पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा और इक्विलिब्रियम की कंडीशन को फॉलो करता है। तो देखिए ध्यान ये रखना है कि अगर दो पॉजिटिव चार्ज हैं तो पार्टिकल्स बीच में रखे जाएंगे, तीसरा पार्टिकल जो होगा वो बीच में रखा जाएगा, दोनों नेगेटिव है तब भी तीसरा पार्टिकल बीच में ही रखा जाएगा, और अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो चार्ज पार्टिकल उस बीच में ना रख करके किसी भी एक साइड पर रखा जा सकता है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे सॉल्व होगा। चलिए बच्चे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो इस पर फोर्स अगर हम फाइंड करना चाहें इस चार्ज के कारण से, जिसको हम F1 मान लेते हैं इस डायरेक्शन में, और इसके कारण से इस चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स क्या है, F2 है। तो इस F1 की वैल्यू क्या होगी, F1 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो Q1 की जगह पर क्या है, Q है, और Q2 की जगह पर कौन है, कैपिटल Q। R स्क्वायर का मतलब इन दोनों के बीच के डिस्टेंस x स्क्वायर, और अगर F2 निकालें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q 4Q पहला वाला इंटू कैपिटल Q डिवाइडेड बाय 16 माइनस x का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब क्योंकि ये दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, इक्वल होंगे तभी इक्विलिब्रियम में होगा। इट मींस फॉर इक्विलिब्रियम F1 इज इक्वल्स टू F2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4Q अपॉन 16 माइनस x टू दी होल स्क्वायर। यहाँ से देखा जाए तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, Q से Q भी कैंसिल हो गया, बचा क्या 1/x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4/16 माइनस x टू दी होल स्क्वायर। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो 16 माइनस x टू दी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर, 16 माइनस x टू दी होल स्क्वायर इसको हम ले सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। अगर हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लें, दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लिया जाए तो क्या मिलेगा, 16 माइनस x इज इक्वल्स टू 2x, 16 इज इक्वल्स टू 3x, x इज इक्वल्स टू 16/3 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है, अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, 5.33 सेंटीमीटर आएगा। इसका मतलब ये है कि तीसरे चार्ज Q को प्लस ये Q से स्मॉलेस्ट Q से 5.33 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा जाए तो वो इक्विलिब्रियम पर होगा। दैट्स इट। इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के कारणों से क्या होती है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और जो मैंने कूलम्ब्स लॉ में बताया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अभी तक जो हम पढ़ते चले आ रहे हैं, ये एप्सिलॉन नॉट क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके।